स्टार्टअप करेंगे वो टॉपिक आपके लिए कौन सा स्टार्ट करेंगे। आज का आपका टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन के नाम से। आए रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन का जनरल मीनिंग जो हम लोग लेते हुए जाते हैं। रेस्पिरेशन का आप जनरल मीनिंग लेते हैं कहीं ना कहीं सांस लेने से। मैं आप बताता हूँ बायोलॉजी के मुताबिक सांस लेने की प्रोसेस ये आपके लिए कहलाती है ब्रीदिंग। तो फिर एक सवाल आता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जाओगे तो आपसे बताएंगे ब्रीदिंग क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जिसे जनरल या सामान्य भाषा में हम रेस्पिरेशन का मतलब क्या चीज निकाल लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या मैंने कहा क्या हम निकाल लेते हैं सिंपल भाषा में सांस लेना। तो सांस लेने में जब आप जाएंगे तो मैंने कहा इसका हमारे लिए मीनिंग क्या होता है, ब्रीदिंग इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ओनली। फिर सवाल है रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्चुअली यू हैव टू गो फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जैसे आपको ध्यान होगा जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन में मैंने कहा था न्यूट्रिशन का मतलब केवल खाना नहीं है, उस खाने को यूटिलाइज करना भी है, यानी उसमें कहीं डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन भी होगा कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब हम रेस्पिरेशन, कंप्लीट रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन में एक पूरी की पूरी प्रोसेस होगी। सबसे पहला स्टेप जो आपका रेस्पिरेशन में आएगा, ध्यान देखना, वो रेस्पिरेशन में आता है इनहेलेशन ऑफ गैस। इनहेलेशन मतलब समझ में आ रहा होगा, गैस को आप अंदर लेंगे, और गैस से हमारा मीनिंग है जनरली ऑक्सीजन। ये भी आपको मालूम है, सिंपल लिख देता हूँ ऑक्सीजन, इतना तो मालूम ही है। दूसरा ध्यान देखना, ये जो आपने ऑक्सीजन ली है आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। ये दूसरा स्टेप भी आना चाहिए, केवल ये आपकी ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जाए बल्कि एब्जॉर्ब भी हो, और ये मालूम है ये एब्जॉर्प्शन होता है इन द लंग्स। तीसरे नंबर पे आप जाएंगे, ये जो ऑक्सीजन है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स एंड टिश्यूज। और फाइनल आपका रेस्पिरेशन का असली पॉइंट यहाँ जाके खत्म होता है जब आप फोर्थ पॉइंट पर जाते हैं। ये जो आपने ऑक्सीजन इनहेल की, आपने आपके लंग्स ने एब्जॉर्ब की और इस बार ट्रांसपोर्ट की है टिल द सेल्स और टिश्यूज। सेल्स या टिश्यूज क्या काम करते हैं, सेल्स या टिश्यूज इसकी हेल्प से चलो सिंपल लिख देता हूँ अभी, फूड को करते हैं बर्न या कंबशन, और ड्यू टू द फूड बर्निंग आपको मिलता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब समझ में आता है इसका मतलब रेस्पिरेशन। आप देखेंगे रेस्पिरेशन एक वाइड प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन की इसलिए जो डेफिनेशन आती है उसमें बताया जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ फूड। फूड ब्रेक डाउन करेंगे, क्यों ब्रेक डाउन करेंगे, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड। अगर जैसे आप अपनी शीट पे जाएंगे, जो भी शीट आपको भी इसके जस्ट बाद बैच के बाद हम जो है PDF उसमें डाल देंगे। इसमें आप रेस्पिरेशन की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो आपकी शीट में लिखी है उसको एक बार पढ़ देता हूँ। ये आपसे कहता है द प्रोसेस बाय विच एसिमुलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज। जो आपका फूड आपने एसिमुलेट किया था वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज होती है किस कार्यक्रम के लिए, इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। और ये आपके लिए रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो रेस्पिरेशन की ये जो लास्ट रिएक्शन है इसको आप क्या बताएंगे, ये आपका बताया जाएगा फूड प्लस ऑक्सीजन। और फूड प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके आपके क्या डेवलप करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। क्या है पहली चीज समझ में आती है। दूसरा एक सवाल आता है जब आप रेस्पिरेशन लेते हैं, हमने कहा था फूड बर्न होगा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा, तो फिर एक सिंपल ही चीज आपसे पूछी जाएगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग एंड कंबशन। बर्निंग, कंबशन और रेस्पिरेशन, इनका अंतर मैंने पिछले, अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर्स में भी बताया था। अगर आप जाते हैं, मैंने कहा आप कहते हैं कंबशन, कंबशन का मतलब भी वही होता है मोटे तौर पे, क्या मतलब होगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन। और एक मजेदार बात है, आपने अभी तक रेस्पिरेशन का मतलब भी यही है,
रेस्पिरेशन का भी हमारे लिए मतलब क्या है, ये भी आपसे कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या हम कह देंगे रिएक्शन विद। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? कंबशन और रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा अंतर है नंबर 1 एक्सटेंट जो आपका है साइट, और नंबर 2 है एक्सटेंट। पहले साइट की बात करते हैं। कंबशन हम जनरली उसको मानते हैं जो आपका कहीं बाहर होता है। रेस्पिरेशन ये वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो ध्यान रखना सेलुलर स्टेज पर यानी आपकी बॉडी के भीतर होती है। कंबशन हम किसे मानेंगे? जैसे आप टायर जला रहे हो, आप कागज़ जला रहे हो, कोई फ्यूल बर्न हो रहे हो, तो ये जो है ये किस कैटेगरी में आएंगे? दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द कंबशन। जबकि रेस्पिरेशन आप किसे कहेंगे? रेस्पिरेशन आप उसे मानेंगे जो आपका फूड मटेरियल है, इट इज़ बर्निंग, लेकिन कहाँ बर्न हो रहा है? इनसाइड द सेल्स। ये सेलुलर कंबशन हो गया। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ध्यान देखना, दूसरा डिफरेंस क्या है? मैंने कहा था एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कंबशन ऐसा होगा कि उसमें आप देखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये आपकी प्रोड्यूस होती है। जबकि रेस्पिरेशन कौन सा है? रेस्पिरेशन मैंने कहा सेलुलर लेवल पे। एक्सटेंट बहुत छोटा सा, आपके फूड का एक पार्टिकल या कहा जाए एक मॉलिक्यूल, फूड मतलब ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, केवल उतनी सी एनर्जी आपकी बाहर होगी जिस एनर्जी से आपके सेलुलर फंक्शन हो। कंबशन समझ में आ रहा है जिसमें लपटें हो सकती हैं, स्मोक हो सकता है एंड लाइकवाइज। यानी कंबशन आपकी कैसी प्रोसेस होगी? कंबशन कह दिया जाए इसको, आप कह सकते हैं ये होती है लार्ज स्केल। और ये कैसी प्रोसेस होती है? ये आपकी प्रोसेस होगी सेलुलर स्केल पर। तो दो डिफरेंस समझ में आते हैं मेनली। ऐसे ही डिफरेंस ध्यान देखना, एक और अपने से कई बार पूछा जाता है और वो पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो यहाँ से हमने शुरुआत भी की थी कि मैंने यही मीनिंग कहा था कि रेस्पिरेशन का जनरल लोग मीनिंग क्या समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन का हमारे लिए मतलब है सांस लेना, जबकि हकीकत में रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब एक पूरी की पूरी सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आपको गैसेस का एक्सचेंज करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल्स। अच्छा, इनसाइड द सेल्स से याद आता है, लास्ट ईयर आपको याद होगा सेल स्ट्रक्चर में हमें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पढ़ते थे। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती थी किचन ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। किसी को ये चीज़ ध्यान है? पावर हाउस या हमने कहा किचन ऑफ द सेल के नाम से आप जानते थे। ठीक, जो आप पावर हाउस या किचन कहते थे तो याद है अपन इसको ऐसा क्यों कहते थे कि वो वही चीज़ आती थी कि यहाँ पर क्या होगा, कोई मैसेज बढ़िया। और पावर हाउस इसलिए कहा जाता था कि वहाँ भी आप बताते थे माइटोकॉन्ड्रिया में फूड बर्न होता है। और बर्न का मतलब ध्यान रखना, ये वाला बर्न मत निकाल लेना, आग लगना, बोले वहाँ फूड होगा और फूड में आग लगा देंगे, नो, इट इज़ ऑक्सीडेशन केमिकली। और ऑक्सीडेशन जो मैं करता सेलुलर स्केल पर है, बहुत छोटे स्केल पर। तो यहाँ से जो एनर्जी डेवलप होगी, बॉडी उस एनर्जी का इस्तेमाल सेलुलर फंक्शन और फिर बॉडी फंक्शंस में करती हुई जाती है। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग आप देखेंगे ये सबसे पहला प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन है। प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का मतलब मैं जो हिंदी में आपसे बात कर रहा था वही है, सांस लेना। मतलब समझ में आया? ये जो पहला पार्ट होता है इनहेल और एक्सहेल, या कहा जाए गैसेस का इनटेक और गैसेस का आउटकम, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है ब्रीदिंग। और इसीलिए रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ब्रीदिंग काय से जुड़ा होता है ध्यान देखना। ब्रीदिंग का मतलब होता है जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ब्रीदिंग मतलब ये आपने सांस अंदर ले ली, हाँ, ये आपने बाहर छोड़ दी, दैट्स ऑल। तो सांस का अंदर आना और बाहर जाना, दैट इज ब्रीदिंग। दूसरी बात आपको समझ में आएगा, ये जो प्रोसेस है ये ऑर्गन लेवल प्रोसेस है। इसमें आपके सेल्स काम नहीं करते। कौन काम करते हैं? ऑर्गन्स, जैसे नाक, फिर अभी बात करेंगे नजल पैसेज, ट्रैकिया, ये सब नाम आएंगे। लंग्स, तो मेनली आप जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? लंग्स का कहीं ना कहीं फंक्शन होगा गैसेस को लेना या गैसेस को बाहर देना। और एक सबसे बड़ी खास बात, इसमें आपने पढ़ा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड।
ब्रीदिंग में आपकी कहीं से कहीं तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ब्रीदिंग में तो केवल एयर लंग्स में गई है, यहाँ से ऑक्सीजन आगे जाएगी, या फिर उधर से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वापस आए वो लंग्स में इकट्ठे होंगे और हमने बाहर छोड़ देंगे। यहाँ पर हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। एनर्जी तो कहाँ प्रोड्यूस होती है? इनसाइड द सेल, रेस्पिरेशन में, जब ये ऑक्सीजन आपके माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स तक जाएगी। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत सारी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। और या फिर कभी ये पूछा जाता है, इज द ब्रीदिंग में बी कॉल्ड रेस्पिरेशन, क्या ब्रीदिंग को आप रेस्पिरेशन कह सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। कारण ब्रीदिंग इज रिलेटेड विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओनली, केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। ये ऑर्गन लेवल पे होती है, ये आपको ध्यान है सेलुलर लेवल पे आ जाता है। और सबसे खास अंतर, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पहले मुझे बताएं, क्या इतना टॉपिक आपको समझ में आता है, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें 1 मिनट के अंदर। इतनी स्टोरी में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। नहीं जनरली ठीक। अब एक नेक्स्ट चर्चा करते हैं, देखें ध्यान से। एक जनरल आइडिया आपको लग गया, मैंने कहा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इतना तो आप ऐसे हम बता दें, शीट से पढ़ेंगे। एक बार आज हमने डिस्कस किया है, शीट से आप पढ़ेंगे, अगले टर्न पर हम इसको फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे जब आप एक बार पढ़ लेंगे तब, ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपरली और याद भी हो जाए। और जो मैंने कहा, अगर आप चाह रहे हैं कि इन क्लासेस का आपको एडवांटेज मिले, हल्का सा आपको एक ट्रिपल लेवल पे कहना चाहिए, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने क्लास सुनी, एक लेक्चर सुन लिया, दैट्स ऑल, कुछ मत करें, केवल सुन लें। थोड़ा सा दिमाग में एक 25-30% अपना चला गया। 1-2 दिन का टाइम है, वीडियो आपका अपलोड कर ही दूंगा यहाँ से। जब लगे रेस्पिरेशन का, हम हल्का सा, चूँकि पिछला टॉपिक ऐसा था नहीं उसका वीडियो डालते, यहाँ से आप हल्का सा एक बार उसका वीडियो चेक कर लेना रेस्पिरेशन का मोटे तौर पे। और सबसे मेन बात, एक बार शीट ज़रूर पढ़ लेना, शुरुआत की शीट पढ़ लेंगे, अगले टर्न पर हम इन्हीं चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करेंगे आपकी हेल्प से। वहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो फिर सिस्टमेटिक आ जाएगा, ताकि आपने जो शीट पढ़ी है आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता हुआ चला जाए। अब अगली बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप बात करते हैं, रेस्पिरेशन हम सबसे पहले ध्यान देखना, जिन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उनमें से एक कहलाता है इंटरनल और दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट रेस्पिरेशन के अपने आप समझ में आ रहे होंगे। इंटरनल कहाँ गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हो, एनवायरनमेंट और बॉडी। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच में एक्सचेंज है, तो रेस्पिरेशन एक्सटर्नल कौन सा है, ध्यान देखना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये तो समझ में आ रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल का मतलब ही होता है बाहरी, बाहर का। तो फिर तुम कहोगे इंटरनल कौन सा होगा, क्योंकि तुम भूल गए ये गैसेस जो यहाँ से जाएंगी, ये गैसेस कहाँ जाएंगी, गैसेस ब्लड में जाएंगी। अब ब्लड से ये गैसेस सेल्स के बीच एक्सचेंज होंगी। ब्लड से क्या होगा, कोई भी सेल है, सेल को ऑक्सीजन जाएगी और सेल से CO2 आपकी वापस कहीं ना कहीं ब्लड के पास बाहर आएगी। यानी इंटरनल भी आप देखना क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस एट सेलुलर लेवल। लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी छोटी है, सेलुलर लेवल पे समझ में आ रहा होगा। सेल्स के अंदर और बाहर जो आपके गैसेस का एक्सचेंज कहलाएगा। चूंकि बॉडी के अंदर हो रहा है तो किस नाम से आना जाएगा, ये कहलाता है इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो क्या है, क्लियर हो जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हल्का सा आपको जो शीट में लिखा है वो भी मैं बताता जाता हूँ, ताकि आप जब इस शीट को अभी पढ़ें रात में या कल सुबह तो आपको समझ में आए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपसे कहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। जैसे ऑर्गेनिज्म के तौर पे मान के चले, मैं
मैं जो सांस ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ये आपका क्या कहलाएगा, जो मैं कह रहा था गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये हो गया एक्सटर्नल। दूसरा आपसे कहेगा इंटरनल। इंटरनल कौन सा होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सेल या टिश्यूज और जो उनके बाहर के एनवायरनमेंट से आप गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होंगे वो आपके लिए कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। इतनी चीज़ें मेरा मानना है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब असली चीज़ पर जाते हैं, सबसे खास चीज़ पर, और जिस सबसे खास चीज़ पर जाएंगे वो आपको बताया जाएगा, वो कहलाते हैं आपके दो टाइप के रेस्पिरेशन। मैं इन दोनों को टेबलर फॉर्म में बताता हूँ, ध्यान देखना। ये आपके आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, इसलिए इसको कर देते हैं 5 स्टार। ठीक, रेस्पिरेशन में से आने वाला क्वेश्चन 99% इसी टॉपिक पर होता है। जब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में जाते हो तो आपको सबसे पहला रेस्पिरेशन बताया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट हमने कौन सा लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा कौन सा लूंगा, अब आप पूछेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ध्यान देखना, पहला मैं डिफरेंस इनके मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं एक साथ इन चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। आपका एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन कहलाता है, जैसा कि नाम कह रहा है, अभी याद होगा कल परसों वो बायोगैस प्लांट ले रहे थे, ध्यान है, उसमें कहा था एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी पूछा गया था और टेस्ट में आपने उसका आंसर दिया था वाटर बट नॉट एयर, यानी एनएरोबिक कौन सा है जिसमें एयर नहीं होती। तो एरोबिक कौन सा होगा, दिख रहा होगा, ये रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर। और एयर ध्यान रखना, एयर से मत हमारा मतलब होता है ऑक्सीजन से। इसमें आप ध्यान देखना, इसमें क्या होती है, इसमें आपको मिलेगा, इसमें होती है इनसफिशिएंट या एब्सेंस ऑफ एयर, और यहाँ जगह भी काफ़ी है तो मैंने एयर के आगे O2 भी लिख दिया है कि एयर से हमारा मतलब क्या है, ऑक्सीजन से है। अब आप पूछेंगे क्या डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस मैं बताता हूँ सबसे पहले, फिर बाकी सारे डिफरेंस आपको क्लियर करेंगे। मान चले आप पार्ट ए में चलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होगा, ध्यान से देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें सबसे पहले रेस्पिरेशन याद है, रेस्पिरेशन के लिए आपकी रेस्पिरेशन की कहानी कौन सी थी, रेस्पिरेशन की कहानी थी कि आपका फूड जो है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कहीं ना कहीं रिएक्शन करता हुआ जाएगा, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सबसे पहले ध्यान देखना फूड के साथ जो ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, इस ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने की जो पहली प्रोसेस है उसका नाम मैं बताता हूँ, ये आपके लिए कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस मैंने क्या कहा, ये कहलाएगी, प्रोसेस का नाम याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस, या आप कह सकते हैं ठीक। और ग्लाइकोलाइसिस ध्यान से देखना, ये कहाँ पर होती है, जब भी किसी सेल में, पहली बात तो समझ में आ रही है, मैं हल्का सा फिगरेटिव दिखा देता हूँ। जैसे आपकी कोई सेल है, मैंने कहा आप कॉर्नर में देख लें, सेल क्या काम करेगा, यहाँ ब्लड से या डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी, डिफ्यूजन कहलाता है। जब सेल के अंदर जाएगी, क्या आपको याद है, यहाँ पर तमाम सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, एक कहीं न्यूक्लियस होता है, ये जो आपका जेली टाइप लिक्विड भरा होता है ये कहलाता था साइटोप्लाज्म। ये तो ध्यान है, यानी अगर किसी भी सेल में ध्यान देखना जो ऑक्सीजन एंटर करेगी बाहर से, वो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी, इस जेली टाइप लिक्विड यानी कि साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले देखना जो पहली प्रोसेस हो रही है वो क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी, और ग्लाइकोलिसिस खाने की कहाँ होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में। तुम्हें कलर दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, ये कलर जरा चेक कर बताओ, मैं पढ़ने में आ रहा है बाल को, मैं चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे लगा हो सकता है रेड दिखे नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ये प्रोसेस होती है ध्यान देखना साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जो भी आपकी सेल ने फूड एब्जॉर्ब किया है
सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है खास कंपाउंड में, जिस खास कंपाउंड को हम कहते हैं पायरुविक एसिड। ये आप याद रखेंगे। अब पायरुविक एसिड के बाद अगली चीज आती है जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मैंने डाला था नंबर ए। इतनी कहानी ध्यान देखना, दोनों में सेम होगी, एरोबिक में भी और एनरोबिक में भी, क्योंकि जो सेल है, फूड तो सेल दोनों कंडीशन में लेगी, चाहे एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो। फूड तो सबसे पहले चाहिए, बिना फूड के तो कुछ होना ही नहीं है। तो फूड का ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हो गई होगा, जो आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगी पायरुविक एसिड में। अब यहाँ से अपने पास दो कंडीशन है, अभी मैं पहली कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर दूसरी करूंगा। अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर सफिशिएंट एयर है और सफिशिएंट एयर है, तो फिर आप कहाँ पहुंचेंगे? तो फिर ये ध्यान देखना, ये कहानी होती है दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी नाम ले रहे थे पावर हाउस और किचन ऑफ द सेल। और पावर हाउस या किचन ऑफ द सेल में अगर आपकी सफिशिएंट एयर या ऑक्सीजन है, तो फिर ध्यान देखना जो आपका फूड था, फूड आपको मालूम है क्या होता है? फूड का मतलब हमारे लिए होता है C6H12O6, जिसे अपन कहते हैं ग्लूकोज। ये तो ध्यान है ना, ये तो हमने पहले ही कहा, जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह में भी आपने पढ़ा हुआ है, मुझे ध्यान आ गया। नहीं कोई कहे फूड में क्या, फूड में बोले लौकी या तुरैया या कद्दू डाल देंगे सेल के अंदर, तो कद्दू नहीं डालना है। फूड के तौर पे सेल क्या कौन सा फूड लेगी? जो डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है और एसिमिलेशन के लिए जा रहा है, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। रिजल्ट क्या आएगा ध्यान देखना, जो ग्लूकोज गया था पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। पायरुविक एसिड के बाद ये पायरुविक एसिड कहाँ पहुंची? माइटोकॉन्ड्रिया में। रिजल्टेंट आपका आता है, यहाँ पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका बनता है वाटर, और प्लस एक सबसे खास चीज बनती है जिसकी अभी मैं चर्चा करूंगा अलग से, जिसको मैं लाल घेरे में बंद कर देता हूं। प्लस यहाँ पर डेवलप होते हैं 38 ATP। अगर किसी वाल का 9th याद हो तो ATP कहलाती थी एनर्जी करेंसी। बाकी मैं इसको दोबारा यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी इतना बता देता हूँ। 38 एनर्जी समथिंग, ATP में एनर्जी नापते हैं, या आपके एनर्जी के फॉर्म में मिल रहे हैं 38 एनर्जी, यानी C6H12O6 प्रोसेस समझ में आती है। पहला काम साइटोप्लाज्म में होगा, जो फूड पहुंचा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहलाएगी, काय में कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड अगर सफिशिएंट एयर है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी और ये ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में बर्न हो जाएगा। ये आपको मालूम है कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, बर्न करोगे तो एक कार्बन का ऑक्साइड मिलेगा और एक हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी कि पानी मिलेगा। और ये भी समझ में आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये सेल्स बाहर देते हैं, ये वापस आपके लंग्स में आते हैं और आप इन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को आप बाहर छोड़ देते हैं। तो ध्यान है, ये अच्छे से याद होगा, हर एनिमल ऑक्सीजन इनहेल करता है और CO2 प्लस वाटर वेपर बाहर छोड़ता है। तो ये रिजल्ट है, बाद में ब्लड के थ्रू वापस आ जाएंगे। अभी हम जाते हैं पार्ट नंबर बी, पहले उसको भी समझ लेते हैं फिर डिफरेंस देखेंगे। आज पार्ट नंबर बी ध्यान देखना, पार्ट नंबर बी आधा कहानी यही होगी, क्योंकि सेल को फूड मिलेगा, फूड के नाम पे क्या मिलेगा? C6H12O6। ये फूड आपका कहाँ पहुंचेगा? तो ये फूड आपका जो सेल में अंदर घुसेगा, तो सेल में तो मालूम है, सेल में सबसे पहले जहाँ घुसोगे वहां मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म, और आपको मिलेगी ग्लाइको। ये प्रोसेस जो है किस नाम से आनी आएगी? ये प्रोसेस हमने पहले भी लिखी थी, दोबारा लिख देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और एक बार हल्का सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। समझ में आता है? ये मैंने लिया ग्लाइकोलिसिस। अब अगली कहानी, इससे भी आपका ये प्रोसेस तो वही है, क्या बनेगा आपका? आपको मिलेगा पायरुविक एसिड मिल गया। पायरुविक एसिड के साथ अब जाते हैं
इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। अब जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की बात करोगे तो अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें आती हैं, और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। अभी पहले हम बात करते हैं, ध्यान देखना, एनिमल सेल्स या ह्यूमन सेल्स की। चलो मैं अभी बात कर रहा हूँ बॉडी सेल्स की, यहाँ लिख देता हूँ बॉडी। और बॉडी से हमारा मतलब है, ध्यान रखना, अब ये जो आपकी कहानी है ये कहाँ होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में ही। अब ध्यान देखना, अब आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा रहे। और जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, बॉडी की बात कर रहा हूँ, या चलो बॉडी यहाँ बाद में लिख दूंगा ताकि आपको, क्योंकि इतने छोटा छोटा आप दिखेगा नहीं, है ना। साइटोप्लाज्म पढ़ने में आ रहा है कि और बड़ा लिखूं, देखो जरा, पढ़ने आ रहा है बाल को, चलो और बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान नहीं रहता ना कि अपन बोर्ड पे वैसे नहीं है, ऐसा लिख देता हूँ साइटोप्लाज्म। पहली बार आप गए इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर जो बनता है ये बनता है लैक्टिक एसिड। अगर आप हैं एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं तो ठीक, और प्लस में, चलो दोनों का प्लस एक साथ लिख दूंगा या आप लिख भी देता हूँ, ये लैक्टिक एसिड बनेगा और प्लस बनता है 2 ATP। 2 ATP पे जाओगे, ATP अभी कहा था, फिर से केवल काम करेगी एनर्जी। ऐसे हम जाते हैं, अगर आप यीस्ट की चर्चा करेंगे, यीस्ट या फंगस, ये मालूम है, यीस्ट या फंगस में जाओगे तो अब की बार थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आप गए इनसफिशिएंट O2, और इनसफिशिएंट O2 में यहाँ पर बनती है इथेनॉल कहलाती है, या इसी का दूसरा नाम होता है एथाइल एल्कोहल। और जब इथाइल एल्कोहल बनती है प्लस फिर आपको मिलेंगी 2 से 3 ATP। कुछ बुक्स 2 बताएंगी, कुछ 3 बताएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। और ध्यान देखना, ये कहानी कहाँ होगी, ये कहानी होती है जब हम बात कर रहे होते हैं यीस्ट की। अब आप पूछेंगे क्या अंतर है, मैं दोनों दिखाता हूँ, ध्यान से देखा। इसमें का एक बार मैं लिख दूँ तो आपको एक्सप्लेन करना आसान रहेगा। जो हम बात कर रहे थे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन से होंगे। एरोबिक मतलब सफिशिएंट एयर है, और आपकी इनसफिशिएंट एयर है तो कौन सा होगा, एनारोबिक। अब ध्यान से मेरी बात देखना, सबसे पहले हम चलते हैं नंबर ए। नंबर ए हमने कौन सा लेना है, नंबर ए आपका एरोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जब जाओगे तो पहले आधी प्रोसेस को समझ लो, क्योंकि आधी प्रोसेस दोनों में कॉमन है। और आधी प्रोसेस जो दोनों में कॉमन है वो कहती है जो आपका फूड मटेरियल सेल में एब्जॉर्ब हुआ, जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है वो कहाँ पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अब इस फूड मटेरियल यानी C6H12O6 यानी जो हो सकता है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है, ये ग्लूकोज आप देखना, ये साइटोप्लाज्म में इसके साथ रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये एंजाइम्स करते हैं सेल के, और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं पायरुविक एसिड में। अब दूसरे में भी आप देखना, सेल तो वही है, सेल वही काम करेगी, फूड यानी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगी बाहर एटमॉस्फेयर से, अपने एंजाइम की सहायता से साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस करेगी, यानी कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देगी आपके इसको। अब अंतर की बात करते हैं, अब क्या होगा। अब पहली बार देखें, अगर मान के चलें आपके पास एयर कैसी है, सफिशिएंट, मैंने कहा अपने पास कैसी एयर है, सफिशिएंट एयर है। सफिशिएंट एयर है तो ये आपका फूड पार्टिकल या फूड मटेरियल कहाँ पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो फूड मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचेगा वो कंप्लीट बर्न हो जाता है। और कंप्लीट बर्न करोगे तो चूंकि फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो, C6H12O6 कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड, टाइम कितना हुआ, ठीक है 5-7 मिनट बचे हैं, सुनते रहना, अगर मीटिंग बीच में एंड हो तो दोबारा ज्वाइन कर जाना। मैंने कहा था कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, टोटल बर्न होगा तो कार्बन अपनी ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन अपनी ऑक्साइड बनाएगी, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर मिल जाता है। ये हम बैलेंस कर सकते हैं। लास्ट अपने को मिलता है, मैंने यहाँ लिखा है 38 ATP,
जो 38 एटीपी मैंने लिखे हैं इनके बारे में बता देता हूं अलग से। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये हम लास्ट ईयर पढ़ते थे और मैं डार्क कलर से लिखता हूं। ये आपका कहलाता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। हकीकत में ये कहलाती है एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा सिंपली बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में जैसे आपको ध्यान है आपको किसी को कुछ पैसा देना हो तो बट नेचुरल एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा किस टर्म में देगा, आपने ध्यान दिया हो करेंसी के टर्म में। करेंसी अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में आपको मान चले कोई सामान खरीदना है तो आपको बताया जाएगा ये 20 रुपए का है, 50 रुपए का है या 100 रुपए का है। हियर द करेंसी फॉर द मनी इज 100। करेंसी का मतलब समझ में आता है। बट द सेम मनी इन यूएसए इट इज टर्म्ड इन द टर्म्स ऑफ करेंसी ऑफ यूएसए। वहाँ आप उसी को बताएंगे $5, $10 और $20 और समथिंग एल्स। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में हैं तो आपसे कहा जाएगा 10 यूरो, 20 यूरो और 50 यूरो। तो समझ में आ रहा है। उसी चीज़ को जब आप लेते या देते हैं तो जिस टर्म में आप मेज़र कर रहे होंगे वो क्या कहलाती है, करेंसी। देना आपको पैसा ही था लेकिन कहीं हमने रुपए में मेज़र किया, कहीं यूरो में मेज़र किया और कहीं डॉलर में। सो दैट इज कॉल्ड द करेंसी। अब जब आप करेंसी पे जाते हैं तो जो एनर्जी का लेन देन होता है, ध्यान रखना, और पर्टिकुलर मैटर में, अरे नो सर किसमें लिखा था इतने सारे लोगों ने? सर आपने पूछा था किसी को डाउट तो नहीं है। अच्छा तो नो के आगे डाउट और लिख दिया करो, नहीं लगता है नो सर में ऐसा लगा मैंने पूछा को समझ में आया, सबने लिख दिया नो सर। नहीं मत दुआ डरो भैया, 5 मिनट इतना बैठी थी। ठीक, तो ये समझ में आता है। तो मैंने कहा यहाँ जो आपका आएगा ये क्या आता है, वो आप सही कह रहे थे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी एनर्जी करेंसी हुई। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समझ लो एनर्जी के रुपए। इसका मतलब जो आपका ये रिएक्शन होगी तो आपको कितने रुपए मिल रहे होंगे, आपको मिल रहे होंगे 38 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। अब अगले पे जाते हैं। मान के चलें जो मैं जा रहा था इनसफिशिएंट, सफिशिएंट एयर में अगली बार बढ़े। इनसफिशिएंट एयर होती तो क्या होता, आधी कहानी वही होती जो आपकी सेल है उसने फूड मटेरियल या ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया है, एंजाइम्स की हेल्प से साइटोप्लाज्म में काय में कन्वर्ट कर देगा पायरुविक एसिड में। ये तो होना ही था, ये तो सेल प्रिपेयर है। अब तुम ऑक्सीजन दोगे या नहीं दोगे तुम्हारी मर्जी है। मैं मान चलता हूँ आपने ऑक्सीजन नहीं दी, अगर ऑक्सीजन नहीं दी तो ध्यान देखना ये कहानी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचेगी नहीं। जब आप पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो चूल्हे में आप जलाओगे क्या, किचन ऑफ द सेल बंद रहेगा, ये बाहर ही निपट लेंगे। साइटोप्लाज्म में क्या होगा ध्यान देखना, इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब जैसी बुक पढ़ोगे वैसा वाक्य। रिजल्ट क्या आता है ध्यान देखना। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, एनिमल बॉडी की, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है लैक्टिक एसिड। ये नाम याद रखिएगा, कौन सी एसिड बनती है, लैक्टिक एसिड। अब मैं इसका आपको असर बताता हूँ। हाँ दूसरा ही और बता दूँ, इस प्रोसेस में आपको सिर्फ 2 रुपये मिलते हैं, यानी 2 ATP। तो समझ में आ रहा होगा इसमें कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो आप कहेंगे लैक्टिक एसिड क्या करेगी। लैक्टिक एसिड जनरली कहाँ आती है, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊँ। आप एक काम करें, एक्सरसाइज करें, दौड़ें, एक सिंपल मैंने कहा वेट लें, उसको खड़ा कर एक 50-100 बार आप ऐसे करें। क्या आपने ध्यान दिया है, यहाँ हाथों में क्रैम्प फील होता है, दर्द फील होने लगता है, थकान फील आती है, टायर्डनेस। ये टायर्डनेस कहाँ से आई, एक्चुअली आप देखें व्हेन द मसल्स आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, सो फॉर दिस वर्क डन द सेल्स रिक्वायर द एनर्जी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हर सेल, मसल का हर टिश्यू और सेल बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दिक्कत ये है आप जो सांस ले रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब हम दौड़ रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार सांस तेज़ हो जाती है, बॉडी क्या कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे। 2 या 3 मिनट बचे, अगर मीटिंग कैंसिल हो तो दोबारा रिज्वाइन कर जाना। ठीक, मैंने कहा था सांस तेज़ क्यों हो गई, ज़्यादा ब्रीदिंग इसलिए आ रही है ताकि भैया यहाँ जो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है वो ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिल सके। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हर सेल तक वो उतनी ऑक्सीजन पहुँच पाए, सेल्स तो बहुत सारी है ना, तो सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करना जारी रखेंगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली भी और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली। जिन्हें नहीं मिल रहा
वो भी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन बदले में बना देती हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यहाँ पर क्रैम्प डेवलप करता है। आपको लग रहा है लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन गया, 2 मिनट रुकें, थोड़ा मालिश कर दें। मालिश करोगे लैक्टिक एसिड दाएं बाएं हो गया जॉइंट्स में, आपको थकान या वो हम कहते हैं दूर हो जाएगी। क्या है लैक्टिक एसिड का फिनोमेना समझ में आता है, हाँ या ना? एक बार और कर दें, ठीक, अभी हाल बता देते हैं 1 मिनट में। पहले टाइम देखो जरा, टाइम बताओ जा। 1 मिनट तो दोबारा रिज्वाइन कर लें। अरे 4 कहाँ बचे हैं, 4 कहाँ देख रहा है, एक बचा है सिर्फ। चलो एक काम करते हैं, लीव करते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं 2 मिनट बाद, है ना, तो उससे रहेगा पूरा टाइम मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तक आपका ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के केस में जो आपका पायरुविक एसिड बना है माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाता, इसका आपका पार्शियल रूप कहाँ हो जाता है, विद इन द साइटोप्लाज्म। पिछली बार क्या हुआ था, पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन मिल रही है आराम से पायरुविक एसिड ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, बर्न होंगे, ये आराम वाली प्रोसेस है जब आपको पूरी ऑक्सीजन मिल रही है। जो मैंने कहा अगर आप रेगुलर भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, विगरस एक्सरसाइज वर्क, समझ में आ रहा है, उस समय क्या हो रहा है, इतना टाइम ही नहीं है कि ऑक्सीजन आने का इंतज़ार किया जाए, तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाएगी, साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म में जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, लैक्टिक एसिड। एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं, प्लस मैंने कहा 2 ATP मात्र मिलेंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन हो गया है, तो समझ में आ रहा होगा आपके एनर्जी कम डेवलप होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्यूल आपको बताया गया था, कोई भी फ्यूल, लकड़ी, पर्याप्त ऑक्सीजन सफिशिएंट एयर में बर्न हो रही होगी तो आपकी हीट ज़्यादा डेवलप होती है। बेटा अपना माइक बंद रखें मोहित। और अगर मैंने कहा वही लकड़ी आप इनसफिशिएंट एयर में जलाओगे, धुआं ज़्यादा होगा, हीट कम देगी, तो वही कहानी यहाँ भी रिपीट है वो, क्योंकि वो कंसेप्ट एक ही है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन वाला। अगर कंबशन कंप्लीट हो रहा था, पूरी तरह बर्न हुए तो 38 ATP, अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, बर्निंग या कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ तो बर्निंग वर्ड यहाँ अच्छा नहीं लगता, कंबशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे बेहतर रहेगा। ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो केवल कितनी ATP मिलेंगे, 2 करेंसी आपको मिलेंगी, 2 रुपये मिलेंगे सिंपली एनर्जी के। और सबसे खास बात ये जो लैक्टिक एसिड के साथ बता रहा था, वो क्या बता रहा था, ये लैक्टिक एसिड मसल्स में क्रैम्प यानी मसल्स में थकान और पेन, जलन, ये डेवलप करती है। जिसको मैंने कहा प्रैक्टिकली आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैंने कहा था आप एक कोई वेट ले लें, आप एक 50 बार जल्दी जल्दी ऐसे हाथ से करें, क्या आपने ध्यान दिया इस जॉइंट में आपको क्रैम्प नज़र आने लगा, थोड़ी देर बाद आपके हाथ में दर्द होने लगेगा थकान की वजह से। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करने से क्या हो रहा है, इस पोर्शन की जो आपकी मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूअस, उन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, सांस से जो आपकी नॉर्मल ऑक्सीजन आ रही वो इतनी आ नहीं रही, तो परिणाम क्या आएगा, बहुत सारी सेल्स में तो चलो ये वाला होगा जिन्हें ऑक्सीजन मिल गई, बहुत सारी सेल्स ऐसी भी होंगी जो वर्क डन तो कर रही हैं, लेकिन उस वर्क डन के लिए वो एनर्जी उन्हें ऑक्सीजन पीछे से मिल नहीं पा रही, तो फिर वो क्या करें, तो फिर वो क्या करती हैं, ये पार्शियल वाला काम करती हैं, 2 ATP जनरेट करके काम चला लेती हैं। दिक्कत ये है वो काम तो चला लेती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट में क्या डेवलप हो जाता है, लैक्टिक एसिड, तो उससे आपको मसल्स में क्रैम्प भी डेवलप होंगे। क्या अब ये समझ में आता है, हाँ या ना? यस सर। आप कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। नो सर। अरे अभी समझ में नहीं आया, अब क्या समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया है? अच्छा डाउट नहीं, अरे मैं पूरा तो समझ में आया, तू कह रही नो सर, फिर वही गड़बड़, सबने एक साथ कह दिया नो सर। चलो किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक, डाउट तो नहीं है किसी को। अब ऐसे ही मिलता जुलता ध्यान से देखें, एक जगह और लेके चलते हैं, ये यीस्ट और बैक्टीरियाज वाले में लेके चलते हैं। तो एनिमल बॉडी का मैंने बताया था, ह्यूमन बॉडी का अपना, अगर ये कहानी यीस्ट या बैक्टीरिया ऐसे किसी के साथ होती, ध्यान देखना, ये जो आपका पायरुविक एसिड होता है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे, कोई भी फूड मटेरियल मान चले सड़ रहा है, आप मालूम है फूड मटेरियल में ग्लूकोज हो गई, साइटोप्लाज्म में जाके ये उसके ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। जो बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ रिएक्ट करते हैं, अगर वो एनरोबिक है, एनरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के,
तो ध्यान देखना उनके केस में, यीस्ट के केस में एक और मज़ेदार चीज़ डेवलप होती है जो कह रहा हूँ इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। इसमें भी आपके एटीपी कितने मिलते हैं, वही 2। कुछ बुक्स इसको 3 लिख देती हैं, डजेंट मैटर, 2 या 3 आप दोनों लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था अगर यही कहानी ईस्ट या बैक्टीरियल के साथ हो रही है तो फिर आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल डेवलप होगा। दूसरा मैंने कहा था एक मज़ेदार चीज़ मिलेगी, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। इसको मैंने मज़ेदार क्यों कहा भाई, कोई जवाब? कोई आंसर नहीं? अरे इथाइल एल्कोहल बताता हूँ, एल्कोहल नहीं सुना, एल्कोहल वाइन, जितने भी टाइप की वाइन आती है सब में एल्कोहल होती है, ये मालूम है कि नहीं मालूम? तो जो एल्कोहल होती है केमिस्ट्री में वो कहलाती है इथाइल एल्कोहल या उसका नाम है इथेनॉल। अभी आपको जो एक चैप्टर पढ़ाएंगे, आपका कौन सा चैप्टर, शायद चौथा या 5वां नंबर, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ोगे तो आपको कार्बन कंपाउंड्स में इथाइल एल्कोहल और उसका प्रोडक्शन भी पढ़ाएंगे। इथाइल एल्कोहल का जैसे मैं प्रोडक्शन बता देता हूँ यहाँ पे, तब तक याद रखना, हल्का सा जनरल नॉलेज भी है। इथाइल एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए ध्यान देखना क्या करते हैं, आपने शुगर फैक्ट्रीज का नाम सुना होगा। शुगर फैक्ट्री के क्या काम करती हैं, ये आपका जो है ये जो गन्ना किसान है उनसे गन्ना लेते हैं, गन्ने का जूस बनाते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं, उस सॉल्यूशन में से जो गन्ने का रस है उसमें से आप देखना शुगर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो तो शक्कर बन गई। जब शुगर एक्सट्रैक्ट कर काय में, हाँ फर्मेंटेशन, वही फर्मेंटेशन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। तो बस मुझे ध्यान से सुने एक मिनट, जो मैंने कहा था। अब क्या किया आपने, शुगर फैक्ट्री ने शक्कर तो बना ली, क्या तो ऐसा लगता है जो गन्ने का रस था उसमें से बिल्कुल 100% शुगर निकल आई होगी, और पानी पानी बचा होगा? तो खूब अच्छे से मान लो, प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। आप 70-80% शुगर निकाल लोगे, 20% शुगर उस पानी में बची रह जाती है, लेकिन अब वो शुगर आप निकाल नहीं सकते क्योंकि उससे निकलेगी नहीं, उसी में डिजॉल्व है। अब शुगर फैक्ट्री के पास 2 ऑप्शन है, या तो इस पानी को वेस्टेज है, अब किसी मतलब का नहीं रहा, जितनी शुगर निकलनी थी निकल गई, या तो फेंक दे, नालियों में बहा दे, या फिर उससे भी कमाई कर ले। तो शुगर फैक्ट्री ने शुगर तो बना ही ली, वो तो एक हो गया बिजनेस। ये जो बचता है ये कहलाता है मोलेसेस, हिंदी में कहलाता है शीरा। ये शीरा या मोलेसेस क्या करती हैं, शुगर कंपनी टैंकर के टैंकर इसे शराब बनाने वाली कंपनियों को बेच देती हैं। समझ में आया? ये उनके हिसाब से रद्दी होता है, किसी काम का नहीं है, नालियों बहाने से अच्छा बोले टैंकर भरो और किसको दे दो, वाइन कंपनी को दे दो। वाइन या शराब कंपनी का काम करती है, उसने बड़े बड़े टैंक बना रखे होते हैं अंडरग्राउंड, उसमें इस मोलेसेस को भर देते हैं और थोड़ा सा ईस्ट माने वाले फंगस या फफूंदी, इनको छोड़ देते हैं, दैट्स ऑल। वो आपका अपने आप ईस्ट से धीरे धीरे क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब मैं बता देता हूँ, फर्मेंटेशन का मतलब मालूम है, फर्मेंटेशन को अपन कहते हैं कंट्रोल्ड सड़ना। होता सड़ना ही है लेकिन कंट्रोल्ड, अंतर बताऊंगा अभी सड़ने और कंट्रोल्ड सड़ने में, एक और बात पूछना। तो ये जो फर्मेंटेशन होगा, ये जो ईस्ट या बैक्टीरियल एक्शन होता है, इससे ध्यान देखना जो शक्कर के शीरे में, तो ध्यान जा रहा है क्या चीज़ मौजूद थी, यही शक्कर मौजूद था ना, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आप देखना ईस्ट के कारण, इधर नहीं जाएंगे, तो ह्यूमन बॉडी में था। अभी अपन इस पायरुविक एसिड को लेके किधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट में जाओगे तो ये क्या तैयार हो जाती है, ये तैयार हो जाती है इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, जिसे फिर अलग अलग वाइन और ब्रांड के हिसाब से फिर उसका प्योरिफिकेशन और सब करते हैं। बनने की प्रोसेस यही है। तो ये फर्मेंटेशन समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें किसी को कि रिपीट करूं? सर आपने 9th में सर इथाइल अल्कोहल के साथ एक और अल्कोहल का नाम बताया था सर। बिल्कुल, इथाइल के साथ दूसरी उसकी जुड़वा बहन होती है मिथाइल अल्कोहल, जो आजकल आप सैनिटाइजर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मिथाइल अल्कोहल स्प्रिट भी कहलाती है। आप इथाइल अल्कोहल पी सकते हैं, मिथाइल मत पी जाइएगा। अगर आप मिथाइल अल्कोहल पिएंगे, कम पिएंगे तो आप अंधे होंगे, और अगर आप ज़्यादा पी जाएंगे तो आपका टिकट कट उसकी संभावना बन जाएगी। कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा, जहरीली शराब पीने से फलानी गांव में या इसमें 10 मरे 5 मरे। तो जहरीली शराब क्या होती है समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल मतलब सैनिटाइजर वाली मिथाइल अल्कोहल स्प्रिट, जो आपने ध्यान दिया होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाते समय घिसता है हल्का सा, अब याद आ गई। ये मिथाइल अल्कोहल आप देखेंगे एक्चुअली में पॉइजनस होती है।
क्योंकि दोनों का कलर स्मेल सब एक से होते हैं और इंडस्ट्रियल एल्कोहल सस्ती होती है। कई बार क्या होता है लोगों को लगता है एल्कोहल, एक तो नाम सुना एल्कोहल, बोले बढ़िया वही वाली खुशबू है, और बोले टैंकर में बची हुई है, एक बाल्टी अपन भी ले लेते हैं, तो बाल्टी नहीं होती, वो क्या कर देती है लोगों को साफ कर देती है। बिल्कुल, तो ये मेरी बात समझ में आती है। वो मिथाइल एल्कोहल होती है, इसी का जस्ट जुड़वा भाई। अब दोनों टाइप के एल्कोहल क्या होता है अंतर, वो अपन उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जो हम यहाँ बात कर रहे थे, एक छोटा सा वर्ड जो आपने लिया था फर्मेंटेशन, मैंने कहा था मैं आपको वो भी समझाऊंगा। फर्मेंटेशन का फिजिकल मीनिंग जो है, वो मीनिंग डायरेक्ट क्या होता है, सड़ना। अब आप कहेंगे सड़ना मतलब हम क्या सड़ी हुई चीज़ से इथाइल एल्कोहल बनाते हैं, नहीं। सड़ने में भी एक है कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मैं 3 एग्जाम्पल बताता हूँ जहाँ आप फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप दही खाते हैं, दही बेटा कैसे बनता है आपको मालूम है? दही तब बनता है जब दूध, हाँ जब दूध पे, हाँ सही कह रहे हैं, दूध पे बैक्टीरियल एक्शन होता है, सही कह रहा हूँ ना। लेकिन दूध पे जब बैक्टीरियल एक्शन होता है तो ये सड़ना शुरू करता है, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड सड़ना, इट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। अंतर समझ में आ रहा है? सड़ना तब मानेंगे जब 4 दिन लगातार रखा रहेगा, फिर बदबू आने लगे, तब कहेंगे सड़ गया। दूध से दही बनना क्या है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन। बायोलॉजिकली केमिकली प्रोसेस वही है, लेकिन डिग्री का अंतर है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा था कंबशन और रेस्पिरेशन। कंबशन माने भी जलना, और सेल्स में भी फूड जलेगा, लेकिन सेल्स में फूड जलेगा इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे कान से धुआं निकलने लग जाए। बोले क्या हुआ, बोले हैवी रेस्पिरेशन इज देयर, सही ना। तो ये मैंने कहा डिग्री का अंतर पड़ेगा। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे फर्मेंटेशन का पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा, आप में से किसी के यहाँ कभी डोसा, इडली, ढोकला ऐसी कोई चीज़ बनती है, केक? बढ़िया, किस किस ने यस सर कहा, मैं सबके नाम देख लूँ, इन्हें क्या एक एक बार जाने का बनता है। निकिता, ठीक है, और वंदना, कब आऊँ तो फिर निकिता? कशिश, कशिश का भी कहना यस सर, वाह है लॉकडाउन के बाद ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया जो इनके लिए आप डो लगाते हैं, डो में सिंपल भाषा में बात करता हूँ, हो सकता है समझ नहीं आए, जो आटा रहता है इनका, आपने ध्यान दिया उस आटे में अपने ईस्ट डालते हैं, ईस्ट पाउडर। जैसे आप केक बना रहे हैं या आपने कहा ब्रेड बनाए या और भी इस टाइप के बेकरी के प्रोडक्ट हुए, जो हमने कहा था खमण, ढोकला, इन सब में उस आटे को 5 से 6 घंटे रखा जाता है। और ये जो 5 से 6 घंटे रखा जा रहा है, समझ में आ रहा है, बैक्टीरियल एक्शन है। केक का जब आप आटा देखेंगे, जब केक बनने जा रहा है हल्का सा खट्टापन आता है। और हल्का सा खट्टापन क्यों आ रहा है? ये ईस्ट का बैक्टीरियल एक्शन है, ये फर्मेंटेशन है। ध्यान रखना, ये सड़ना नहीं है। सड़ना उसे मानेंगे तुम इस आटे को 3 दिन तक रखे रहो, तो फिर जो है उसकी होगी तो खराबी, वो सड़ना कहलाएगी। तो ये फर्मेंटेशन था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर ये जो आपका ग्लूकोज का यानी शुगर का सॉल्यूशन था, इस शुगर सॉल्यूशन का अगर ईस्ट से आप फर्मेंटेशन कराएंगे, फर्मेंटेशन किस नाम से आने आते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है बिना एयर के, तो काय में कन्वर्ट करती है, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल में कन्वर्ट कर देती है। आई थिंक अब आपको इतनी कहानी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले लें, बढ़िया रहेगा। बाकी मैं शीट डालूंगा तो यही चीज़ आपको फिर से मिल जाएगी। भाई मैं थोड़ी देर बाद आपको शीट डाल दूंगा, इसका वीडियो मैंने बना लिया है वो भी डाल दूंगा, तो उससे आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लें बस, फिर अपन मीटिंग एंड कर लेंगे आराम से। शीट में डाल दूंगा, फिर कल अगले टाइम में हम इसको दोबारा एक बार 10 मिनट फिर से डिस्कस करेंगे, है ना। ये लिए स्क्रीनशॉट, तो चलो फिर मीटिंग लीव कर दूं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं? इनो डालने का कारण हम बता दें, होता है जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनो में क्या होता है एक्चुअली, वो भी आपको अभी एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें होता है कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट होते हैं।
सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, गर्म करने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बबल फॉर्म हो गए, अब जैसे ही गर्म करोगे तो ये गैस एक्सपेंड होगी, बबल्स बड़े होंगे, तो पूरे जो आपका आटा है उसको एकदम फुलाते चले जाते हैं। ऊपर से क्या होता है, गैस फूट के बाहर निकल जाती है, तो जो ब्रेड में छेद 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 नज़र आते हैं, समझ में आ रहे हैं ना, ये इसी इनो, और एक्चुअली इनो गलत डालते हो, इनो डालना नहीं चाहिए, तो अपन हिंदुस्तान है तो बेचारी किसी चीज़ को कहीं डाल देते हैं। एक्चुअली में उसके लिए आप देखेंगे बेकिंग पाउडर आता है। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। बाकी अब इंडियन लोग हैं तो बेकिंग पाउडर बजाय इनो पटक देते हैं। इनो एक्चुअली एसिडिटी के लिए आता है, कंपाउंड वही होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसलिए उससे भी काम चल जाता है। लेकिन उसका कारण समझ में आया होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव करता है। सही है। और इसको भी हम आपके लिए आप देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये भी आंसर आएगा। साइंस में एक बहुत मज़ेदार बात है, अपने आसपास की जितनी चीज़ें होती हैं उन सब के मैक्सिमम आंसर देने का प्रयास करती है कहीं ना कहीं। सही है। और कोई डाउट? चले ठीक है, आज के लिए इतना रोक लेते हैं। ओके, गुड नाइट।